वेलकम टू मेडिस्ट्री ऑनलाइन एकेडमी। एमडीकैट केमिस्ट्री में आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो है मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर। इस टॉपिक को हम एमडीकैट केमिस्ट्री के लिहाज से हर एस्पेक्ट से कवर करने की कोशिश करेंगे। तमाम कॉन्सेप्ट्स उनके साथ साथ जिस लेवल का जो एमसीक्यू बन सकता है और पास्ट पेपर्स में जो एमसीक्यूज बन चुके हैं, हम उन सब को आज के इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं मोल की। तो मोल हमारे पास डिफाइन किया जाता है एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसकी एक और डेफिनेशन भी की जाती है कि एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज 1 मोल। तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन को समझने से पहले हमें मोल के बारे में ये पता होना चाहिए कि मोल इज़ अ काउंटिंग नंबर। क्या पता होना चाहिए कि मोल इज़ अ काउंटिंग नंबर या फिर मोल इज़ अ यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब मुझे ये बताएं कि आपके दिमाग में काउंटिंग नंबर लफ्ज़ सुनकर क्या कॉन्सेप्ट बनता है और यूनिट लफ्ज़ सुनकर क्या कॉन्सेप्ट बनता है। तो आइए आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देकर मोल की डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। जब भी आपको आपकी अम्मी घर से अंडे लेने के लिए भेजती हैं तो वो आपको ये कहती हैं कि बेटा 1 दर्जन अंडे ले आओ। ऐसा ही होता है। जब भी आपको आपकी अम्मी घर से आलू लेने के लिए भेजती हैं तो वो आपको कहती हैं कि 1 किलो आलू ले आओ। ऐसा ही होता है। जब आपकी अम्मी आपको कहती हैं कि 1 दर्जन अंडे ले आओ तो आपके दिमाग में फ़ौरन से ये आता है कि अम्मी कह रही हैं कि 12 अंडे लेके आने। यही बात है। जब आपकी अम्मी ये कहती हैं कि 1 किलो आलू ले आओ तो आपको ये समझ आती है कि 1000 ग्राम जो है मुझे क्या लेके आने हैं, आलू लेके आने हैं। ठीक है। तो इसी तरह जब भी आज के बाद आपको कोई कहे कि यार 1 मोल सब्सटेंस प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट है, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि उस सब्सटेंस के मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स मौजूद है। 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। अब इस चीज़ को अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं आपको अगर ये एग्जाम्पल दूँ कि यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक कंटेनर है। अगर मैं ये कह दूं कि इस कंटेनर के अंदर मेरे पास एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और इस कंटेनर के अंदर मेरे पास क्या है, 1 मोल सब्सटेंस है। क्या है, 1 मोल सब्सटेंस है। तो जो स्टूडेंट होगा उसके दिमाग में एकदम से ये बात आ जानी चाहिए कि इसके अंदर कितने पार्टिकल्स या कितने एटम्स पड़े, 6.022 इंटू 10⁻23। इसका ये मतलब हुआ कि जब भी आपको 1 मोल लफ्ज़ कहा जाएगा तो जैसे दर्जन सुन के आपके दिमाग में 12 आते हैं, इसी तरह 1 मोल सुनने के बाद आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब हम कोशिश करते हैं पहली डेफिनेशन को फिर से पढ़ें और आपको बेहतर तरीके से समझ आएगी इस दफ़ा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आई होप इस एग्जाम्पल से और इस इलस्ट्रेशन से आपको पहली डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम दूसरी डेफिनेशन को पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अब आप लोगों ने मुझे अपने एंड पे से एक सवाल का जवाब देना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक एटम ऑफ कार्बन का कितना मास है, तो आप मुझे जवाब देंगे 12। तो अगर जो लोग मुझे जवाब देंगे 12 ग्राम्स तो उन सब ने मुझे गलत जवाब दिया। अगर जो लोग मुझे जवाब देंगे 12 एटॉमिक मास यूनिट या 12 ग्राम पर मोल, उन्होंने मुझे सही जवाब दिया। इसकी क्या वजह है?
इसकी वजह यह है कि अगर मैं सिर्फ एक एटम की बात करूं जो कि यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो इसका मास मैं ग्राम में प्रेजेंट नहीं कर सकता, मैं एटॉमिक मास यूनिट में और ग्राम पर मोल में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं और आप मुझे अपने एंड से जवाब दें कि 1 मोल ऑफ कार्बन में कितने कार्बन एटम्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स होंगे और उनका मास कितना होगा, तब आप कहेंगे 12 ग्राम्स। तो इतनी डिस्कशन समझ के आपको ये बात तो पता लग गई होगी कि जो ग्राम है ये एक एटम के बजाय एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स जब पड़े होंगे तब क्या होगा, उसका मास 1 ग्राम होगा। अगर मैं यहां पर एक तराजू रखूं तो ये तराजू बराबर तब आएगा जब एक साइड पे 1 ग्राम होगा या 12 ग्राम होगा, चलो 12 ग्राम कर लो, कार्बन की बात कर लो, और यहां पर कितने होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स। आई होप आपको इस चीज से ये बात समझ में आई होगी। इस कॉन्सेप्ट को और पक्का कर लेते हैं, थोड़ा सा और समझ लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा जी एक एटम ऑफ ऑक्सीजन का कितना मास होगा, तो आप मुझे कहोगे जी 16 एटॉमिक मास यूनिट। फिर मैं अगर आपसे पूछूं कि बेटा जी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स में कितने ऑक्सीजन एटम्स होंगे, तो आप मुझे कहेंगे सर बार बार पूछ रहे हैं, लेकिन ये होगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। फिर मैं आपसे पूछूं कि इसका मास कितना होगा, तो आप मुझे जवाब देंगे सर जी 16 ग्राम्स। ठीक है। अब सेम चीज अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा जी ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस की अगर मैं बात करूं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस की, तो इसका कितना होगा, आप कहेंगे 36 ग्राम पर मोल। फिर मैं आपसे पूछूं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस का कितना मास होगा, आप कहोगे सर जी 36 ग्राम्स। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, तो आप मुझे कहेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मेरे पास सिर्फ एक टेबल सॉल्ट है और सिर्फ एक टेबल सॉल्ट का क्यूब मेरे पास पड़ा है, एक, तो मैं आपसे पूछूं एक NaCl का कितना मास होगा, तो आप मुझे कहेंगे 58.5 ग्राम पर मोल। अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर मेरे पास 1 मोल NaCl पड़ा है तो उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, आप मुझे कहेंगे 1 मोल NaCl इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट्स इक्वल्स टू 58.5 ग्राम्स। मतलब कि जब मेरे पास ये एवोगैड्रोस नंबर के बराबर हो जाएंगे तो इसका मास क्या हो जाएगा, 58.5 ग्राम्स। अब मैं आपको एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट देता हूं, आई होप आपको ये सारी की सारी स्टोरी अच्छे से समझ आएगी। अगर मैं एक ऑक्सीजन को देखूं तो 16 AMU था, और 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स को देखूं तो वो इसका क्या था, एटॉमिक मास इन ग्राम्स। अगर मैं इसको देखूं तो ये मैं कहूंगा ये था मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। और अगर मैं NaCl को देखूं तो मैं कहूंगा ये क्या था, फॉर्मूला मास इन ग्राम्स। ठीक है। अब एटॉमिक मास इन ग्राम्स कितने पार्टिकल्स का था, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का। मॉलिक्यूलर मास कितने सब्सटेंस का था, ग्राम्स में 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का। फॉर्मूला मास इन ग्राम कितने का था, 1 मोल ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स का था। अब जब मैं इस डेफिनेशन को दोबारा पढ़ूंगा कि एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास expressed in grams is called as 1 mole of
सब्सटेंस। तो आई होप आपको ये दोनों डेफिनेशंस जो हैं वो बहुत अच्छे से और बहुत थॉरली कॉन्सेप्ट में समझ आ गई होंगी। आपको कोई और नाम का आइडिया है कि मोल का कोई और नाम भी होता है? तो एमडी कैट में बहुत से क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं जिसमें आपसे एग्जामिनर पूछता है अबाउट ग्राम एटम्स या ग्राम मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स का एक और नाम होता है, और वो होता है कि अगर आपसे कोई ग्राम एटम्स का पूछे तो वो आपसे नंबर ऑफ मोल्स का पूछ रहा होगा, और अगर आपसे कोई ग्राम मॉलिक्यूल्स का पूछे तो वो आपसे किसका पूछ रहा होगा? नंबर ऑफ मोल्स का पूछ रहा होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेक्चर का वो है एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर को थोड़ा सा समझने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं आप लोगों को मोल की कैलकुलेशन के बारे में सारे के सारे एमसीक्यूज़ और ट्रिक्स करा दूंगा जो जो आज तक एमडी कैट की हिस्ट्री में पूछे गए हैं। तो मोल पढ़ के मुझे ये तो समझ में आ गया कि क्या समझ में आ गया कि मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट आर एटम्स, molecules and formula units in 1 mole of substance। यानी कि अगर मैं कहूँ 1 मोल ऑफ एटम्स हैं तो उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो कितने होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 होंगे। और अगर मैं आपसे पूछूं कि फार्मूला यूनिट्स कितने होंगे तो वो भी 6.022 इंटू 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स होंगे। अब जिन लोगों को आइडिया नहीं है, फार्मूला यूनिट्स में बार बार लफ्ज़ यूज़ तो कर रहा हूँ, तो लफ्ज़ हम कोवेलेंट कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूल का करते हैं, और आयनिक कंपाउंड के लिए हमारे पास ये कन्वेंशन है कि हम किसका नाम यूज़ करते हैं? फार्मूला यूनिट्स का नाम यूज़ करते हैं। अच्छा जी, अब नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने पे बेतहाशा क्वेश्चंस एमडी कैट में पूछे जा चुके हैं, पूछे जा भी सकते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ फार्मूलाएं पता होने चाहिए। तो सबसे पहला फार्मूला ये है, मोल इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है जी, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, वो हो जाएगा स्मॉल m डिवाइडेड बाय ग्रेटर m। गिवन मास वो है जो अमाउंट या मास ऑफ सब्सटेंस क्वेश्चन में दिया गया है, मोलर मास जो है एक मोल का कितना निकलेगा उस पर डिवाइड कर देंगे। इसको मैं कह देता हूं फॉर्मूला नंबर ए। अगर मुझे क्वेश्चन में मास के बजाय नंबर ऑफ एटम्स दिए हैं तो मैं नंबर ऑफ एटम्स को क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा किस पर? एवोगैड्रोस नंबर पर। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 मोल ऑफ सब्सटेंस आ जाएगा। इस इक्वेशन को मैं बी कह देता हूं। अब मेरे पास एक और इक्वेशन है, वो कहाँ से आती है मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा, लेकिन वो होती है मोल इक्वल्स टू, ये अभी अपने पास लिख लें, समझा देता हूं मैं आपको, टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम। ये मोलर वॉल्यूम क्या बला होती है ये मैं आप लोगों को समझाऊंगा। अभी अगला टॉपिक मेरा वही है। और चौथे नंबर पे मेरे पास एक इक्वेशन होती है, आप फर्स्ट ईयर में एफएससी में पढ़ चुके होंगे, वो होती है आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। इस इक्वेशन से मैं मोल को आइसोलेट करके इसका फॉर्मूला निकाल सकता हूँ। तो ये हो जाएगा प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय आइडियल गैस कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर। ये हो जाएगा पी वी बाई आर टी। इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर डी। अब मेरे पास सब की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर है? मोल की। सब की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर है? मोल के बराबर है। तो मैं इस पूरी इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ कि मास डिवाइड बाय मोलर मास इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स
divided by Avogadro's number equals to volume divided by molar volume equals to pressure multiplied by volume divided by R into T equals to number of moles. तो ये मेरे पास पूरी इक्वेशन है जो कि हम एक भी वेरिएबल अगर मुझे क्वेश्चन में मिसिंग है तो मैं इसको बड़े आसानी से यूज़ करके क्या कर सकता हूँ, अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ. तो ये मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या है, एक मास्टर इक्वेशन है. इसी मास्टर इक्वेशन को यूज़ करके, इनमें के पार्ट्स यूज़ करके मैं जो हूँ वो आपको 4 लेवल्स में क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा. क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट दे दूँ जो कि डायरेक्टली तो नहीं पूछा गया इस चैप्टर में, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल है. और वो कॉन्सेप्ट है जी मोलर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट. अब हमें ये पता होना चाहिए कि भाईजान मोलर वॉल्यूम किसे कहते हैं. तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इस चीज़ को समझेंगे. वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस at standard temperature and pressure is called as molar volume. ठीक है जी. अच्छा सर, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मेरे अल्फाज पे आपने गौर करना है. इस बात का मतलब ये है कि दुनिया में कोई भी अगर गैस है इस फ्लास्क के अंदर, कोई भी अगर गैस पड़ी है, तो वो गैस अगर 1 मोल के बराबर है तो उसका वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम के बराबर आएगा. ठीक है, किसके बराबर आएगा? मोलर वॉल्यूम के बराबर आएगा. अब ये मोलर वॉल्यूम आखिर क्या बला होती है? तो सबसे पहले मेरे पास एक हम गैसेस में लॉ पढ़ेंगे. वो लॉ होता है एवोगैड्रोज लॉ. क्या होता है? एवोगैड्रोज लॉ. हमने एवोगैड्रोज नंबर अभी पढ़ा, ये वही एवोगैड्रोज है जिसने ये एवोगैड्रोज लॉ दिया है. उसने मुझे कहा था कि जो वॉल्यूम ऑफ अ गैस होता है वो नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो मेरे पास ये एक लॉ था. आपको गैसेस के चैप्टर में इसके बारे में A to Z सारी बातें बताऊंगा. अभी सिर्फ ये मान के चलें कि ये लॉ कहता है कि वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? नंबर ऑफ मोल्स के. मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस ज़्यादा कर दूंगा तो उसका टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा. अब यहाँ पर मेरे पास एक कांस्टेंट आता है और इक्वल्स टू का साइन आता है और ये इक्वेशन कुछ ऐसे दिखती है. अब यहाँ पर जो मेरे पास Vm आया है ना भाईजान, यही Vm कांस्टेंट क्या है? मोलर वॉल्यूम है. अब मैंने डेफिनेशन में एक लफ्ज़ लिखा है, वो लफ्ज़ है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. मैं चाहता हूं कि मैं आपको स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के बारे में भी बता दूं. तो मेरे पास ये वॉल्यूम STP के ऊपर होता है. S स्टैंडर्ड, T टेम्परेचर, P प्रेशर, और यही मेरे पास होता है RTP के ऊपर. RTP क्या है? रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर. STP के अंदर 2 वैल्यूज होती हैं, एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, दूसरा क्या होता है? स्टैंडर्ड प्रेशर. ये तो आप नाम पढ़ के भी समझ सकते हैं. तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है मेरे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन, और स्टैंडर्ड प्रेशर होता है मेरे पास 1 atm. रूम टेम्परेचर आप सबको पता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन, और प्रेशर होता है 1 atm. ठीक है जी. अब जो मोलर वॉल्यूम की वैल्यू होती है एट STP वो है 22.414 डेसीमीटर क्यूब, और एट RTP अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए तो इसकी वैल्यू होती है 24 डेसीमीटर क्यूब. अब हमने ये वैल्यूज़ किस में लगानी है? ये वैल्यूज़ मैंने लगानी है किसके अंदर? इस फॉर्मूला के अंदर. और जब भी मुझे नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए जाएंगे या फिर मुझे नंबर ऑफ मोल्स में कोई इशू होगा या मुझे वॉल्यूम दे के नंबर ऑफ मोल्स पूछा जाएगा MD कैट के क्वेश्चन में, तो मैं इन वैल्यूज़ को यूज़ करूँगा. ठीक है. अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि पूछे जाते हैं
ऑन नंबर ऑफ मोल्स, एवोगैड्रोस नंबर, मोलर वॉल्यूम। वो तमाम क्वेश्चंस जो जिस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं या जो पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं, हम उनको पढ़ने लगे हैं। अब मैं इन क्वेश्चंस को आपको 4 लेवल्स के अंदर सॉल्व कराऊंगा। लेवल 1 इजी लेवल, लेवल 2 मॉडरेट, लेवल 3 डिफिकल्ट और लेवल 4 एडवांस्ड लेवल होता है, जो कि सबसे ज़्यादा मुश्किल तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। हम उनको भी डिस्कस करेंगे। तो अभी पहले हमने डिस्कस करना है लेवल 1 के एमसीक्यूज़ को। सबसे पहला एमसीक्यू बड़ा आसान एमसीक्यू है कि हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 4.4 ग्राम्स ऑफ CO2। सबसे पहले मैंने ऐसा फॉर्मूला देख लेना है जिसमें मोल्स, मास्टर इक्वेशन में से ऐसा फॉर्मूला देख लेना है जिसमें मोल्स मास दोनों हो, और फिर मैं CO2 का मोलर मास कैलकुलेट कर दूंगा 12 + 32, एक ऑक्सीजन का 16, 2 का 32, कार्बन का 12 और टोटल हो जाएगा 44। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू 4.4 डिवाइड बाय 44, ये हो जाएगा 1/10 और ये हो जाएगा 0.1। ये करेक्ट ऑप्शन है। अब इस पे ना मैंने कितना टाइम लगाया होगा, लाइक 50 सेकेंड्स मुझे लग गए होंगे इस मेथड से सॉल्व करते हुए। अब इसमें ना मेरी एक टेक्निक है, मेरा एक मेथड है। उस मेथड को मैं कहता हूं ऑल डाटा ऑल एट वंस। जब पेपर में आपके सामने हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 4.4 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, तो आप क्या करेंगे? आप सारे डाटा को एक साथ लेके चलेंगे। कैसे? मोल्स पूछा है, मोलर मास दिया है, गिवन मास दिया है, m/m ऊपर ही आप लिखेंगे 4.4 डिवाइड बाय 44 1/10 कितने सेकंड्स लगे मुझे? 15 सेकंड्स लगे। आपने क्या करना है, सारे डाटा को एक साथ लेके चलना है। यानी कि मास दिया है, मोल्स दिए हैं, सारी मास्टर इक्वेशन में से वो इक्वेशन जिसके अंदर मास और मोल्स दिए गए हों, आपने उसको यूज करना है। अब मैं सेकंड लेवल 1 का एमसीक्यू कराने लगा हूं, जो इजी लेवल है उसका एमसीक्यू कराने लगा हूं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaCl आर प्रेजेंट इन 117 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। पहले लंबे मेथड से करते हैं जो आपको इजी लगता है। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। 83 होता है सोडियम का, 35.5 होता है क्लोरीन का, पूरा हो जाएगा 58.5। ठीक है, गिवन मास कितना है? 117 डिवाइड बाय क्या करना है 58.5 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स। तो ये हो जाएंगे, मास कितना है 117, तो जाएंगे 2 मोल्स, तो 2 हो गया। अब यही मेरे मेथड से करेंगे हम ऑल डाटा ऑल एट वंस। ऊपर क्या है 58.5, नीचे क्या है 117। कौन सा फॉर्मूला है जिसमें मास और मोलर मास है? मास डिवाइड बाय मोलर मास। क्वेश्चन में ही हम ऊपर स्टेटमेंट के ऊपर ही हम इसको 117 डिवाइड बाय 58.5 कर देंगे और क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? अच्छा, अब लेवल 1 के तो ये बहुत इजी टाइप के एमसीक्यूज बन सकते हैं। अब हम लेवल 2 के एमसीक्यूज की तरफ आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछे भी जाते हैं। अब इस टाइप के आप बहुत एमसीक्यूज देखेंगे कि नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इन 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आर सेम एज दैट ऑफ 48 ग्राम्स ऑफ, आगे क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहली बात मैंने आपको कहा था कि मोल्स का दूसरा नाम क्या होता है? ग्राम एटम। तो आपसे पूछा गया है कि किसके अंदर सेम नंबर ऑफ मोल्स हैं इसके मुकाबले में। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके अंदर मोल्स निकालने हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा गिवन मास 3 है, मोलर मास 1 है, तो ये हो जाएगा 3 मोल्स हाइड्रोजन के अंदर। सबसे पहले हम नाइट्रोजन को निकाल लेते हैं, एक एक करके हम एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन से करेंगे तो कितना आएगा? ये 48 डिवाइड बाय कितना आएगा? ये 24 जार, 2 7 जार, और ये होता है 3 जार होता है 21। ठीक है, तो ये 3 से ज़्यादा आएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। कार्बन का होता है 12, 48 डिवाइड बाय 12, तो ये कितना होगा 4 जार, ये भी नहीं हो सकता। ऑक्सीजन का होता है 16, 48 डिवाइड बाय 16, तो ये आ जाएगा 3। तो ऑक्सीजन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब मैं ऑल डाटा ऑल एट वंस की मदद से करता हूँ। ऑल डाटा ऑल एट वंस क्या है? क्वेश्चन में मैंने पढ़ा हाउ मेनी मोल्स या ग्राम एटम्स ऑफ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो वहीं पे मैंने बता दिया यार ये 3 ग्राम है। क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही लिख दिया मैंने 3 ग्राम है। अब मैं सबका फाइंड करता हूँ। 48 डिवाइड बाय क्या है? 48 डिवाइड बाय 14 है,
तो ये मेरे पास 3 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी, मैंने करके देख लिया 3.2 3 पॉइंट इस तरह की कोई वैल्यू आएगी। कार्बन के साथ मेरी 48 डिवाइड बाई 12 है, 4 वैल्यू आई। ऑक्सीजन के साथ मेरे पास 16 है, 48 डिवाइड बाई 16 है, तो ये 3 वैल्यू आ गई। तो मेरे पास ऑक्सीजन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये मेरे पास एक पूरा टाइप ऑफ क्वेश्चंस है जिसमें आपके पास बेतहाशा नंबर ऑफ एमसीक्यूज बन सकते हैं, तो आपने बड़े आराम सुकून से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब लेवल 2 के एमसीक्यूज में एक और टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, ये आपने बड़ा देखा भी होगा। इसमें दिया जाता है हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 25 ग्राम्स ऑफ CaCO3। तो हमने इसमें इस फॉर्मूला में इसको पुट करना होता है। मैस कितने हैं 25 ग्राम, इसका मोलर मैस होता है 100 ग्राम, 25 बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 3 है। एटॉमिसिटी होता है कि कितने एटम्स प्रेजेंट है इसके, तो ये कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है जी, 1/4 मल्टीप्लाई बाई 3 ये आ गया। अब 3/4 हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो ये आ जाएगा 0.75। ये 0.5 0.75 ओवर राइटिंग हुई है 1.5 और 0.75 इज द करेक्ट आंसर। अब मेरे पास एक और टाइप का MCQ है जो कि हमेशा पूछा जाता है और स्टूडेंट्स इसको बहुत मुश्किल समझते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसको बड़ी आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। वो MCQ ये कहता है कि KClO3 gives 2 KCl plus 3 O2 for the production of 33.6 decimeter cube of O2 at STP the mass of KClO3 decomposed is। सबसे पहले हमने लिख देना है अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 3 O2 जो है वो कितना KClO3 देते हैं, 2 इंटू KClO3 देते हैं, 2 मोल्स ऑफ KClO3 देते हैं। ठीक है जी, मतलब 3 इंटू 22.4 डेसीमीटर क्यूब देते हैं इसका कितना 2 इंटू 122.5 ग्राम पर मोल। ये मैंने क्या लिखा है, 3 मोल ऑक्सीजन थी ना, तो वॉल्यूम में कितना था ये, 1 मोल और कितना 22.4, तो ये कितना है 3 इंटू 22.4, तो ये 67.3 डेसीमीटर क्यूब मुझे क्या देता है, तकरीबन ऑलमोस्ट मुझे देता है 2 इंटू 122.5 ग्राम पर मोल। तो मुझे कितने का पूछा गया है, 33.6 का पूछा गया है। इसका भी हाफ कर दूंगा मैं, इसका भी क्या कर दूंगा, हाफ कर दूंगा, 122.5 ग्राम पर मोल। अच्छा, जिन लोगों को समझ नहीं आई उनके लिए मैं दोबारा समझा देता हूं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मुझे ये कहती है कि 3 ऑक्सीजन के मोल्स KClO3 के मोल्स देते हैं, 2 KClO3 के मोल्स देते हैं। यही चीज मैंने यहां लिख दी। अब मुझे किस किस के बीच में रिलेशनशिप चाहिए, ऑल डाटा ऑल एट वंस क्या कहता है, मुझे वॉल्यूम और किसके बीच में चाहिए, मैस के बीच में चाहिए, यही बात है। तो मैंने वॉल्यूम लिख दिया किसका, जिसका पूछा गया था O2 का पूछा गया था, तो वॉल्यूम 3 इंटू 22.4 मुझे कितने देते हैं, 2 इंटू 122.5। सही है, 3 इंटू 22.4 67 डेसीमीटर क्यूब बनता है, और इसका मैस कितना बनता है 2 इंटू 122.5। तो 33.6 का पूछा गया है, तो वो उसका हाफ होगा, तो 2 इंटू 122.5 का हाफ क्या होगा 122.5। आई होप आपको इसमें कोई मुश्किल नहीं लगेगी जब आप इसको 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब हम कुछ पास्ट पेपर के MCQs को डिस्कस कर लेते हैं जो कि पिछले बहुत से सालों में हमारे पास पूछे गए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 विच कंटेन 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन इज। अच्छा, अब मैं इसमें कौन सी टेक्निक यूज करूंगा, ऑल डाटा ऑल एट वंस। तो मेरे पास 1 मोल CO2 में कितने ऑक्सीजन का मैस है, बताएं, सोचे जरा, 32 ग्राम्स, यही बात है। हाफ मोल CO2 में मेरे पास कितने हैं 16 ग्राम्स, यही बात है। तो मुझे कितना पूछा है 8 ग्राम में, इसको भी डिवाइड बाय 2 करूंगा, इसको भी डिवाइड बाय 2 करूंगा, हो जाएगा 0.25 मोल्स ऑफ CO2 में कितने होते हैं 8 ग्राम, तो 0.25 मोल्स आ गए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये कोई इतनी मुश्किल इसमें चीज़ नहीं थी। ये मैंने टेक्निक यूज़ की यहाँ पर ऑल डाटा ऑल
एट वंस। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं। ये क्वेश्चन 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2। मैं ये चाहता हूं कि आप ये क्वेश्चंस, जितनी मेरी टेक्निक्स मैंने आपको सिखाई हैं और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, उन सब को यूज़ करते हुए आप ये क्वेश्चन इन अ वेसल 10 ग्राम ऑफ N2, 10 ग्राम ऑफ H2 एंड 10 ग्राम ऑफ O2 आर प्रेजेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ एटम्स? इसका आंसर मुझे कमेंट्स में बताएं। और इन अ 9 ग्राम ऑफ आइस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर? इसका आंसर मुझे आप कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये आपका होमवर्क है और आपने इनको लाजमी सॉल्व करना है। कोशिश कीजिएगा कि ये तमाम क्वेश्चंस आप अपनी कॉपी में लिख लें और उसके साथ साथ इन तमाम क्वेश्चंस को आप एक दफ़ा लाजमी प्रैक्टिस कर लें, तो आपका कोई भी MCQ मोल और एवोगैड्रोस नंबर पे कभी भी गलत ना हो। थैंक यू सो मच।